नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी आरोपों की बौछार, सियासी तकरार। जी हां, कभी संविधान तो कभी अंबेडकर तो कभी भ्रष्टाचार। कांग्रेस नए पुराने मुद्दों के साथ बीजेपी को घेरने का प्रयास करती रही है। जीतू पटवारी ने एक बार फिर बीजेपी को संविधान और दलितों का विरोधी बताया तो पंचायतों से लेकर तमाम योजनाओं में करप्शन के आरोप भी लगाए। जीतू के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और उसे अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। लेकिन अब सवाल यह है कि अंबेडकर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किस पर भारी पड़ेंगे और इस रणनीति का कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने लगाई आरोपों की झड़ी, भ्रष्टाचार और अंबेडकर पर सियासत बढ़ी। संविधान और अंबेडकर का राग अलापने वाली कांग्रेस ने अब ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के मुद्दे को सियासी हथियार बना लिया। मंगलवार को जहां दिल्ली में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसको लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला, तो बुधवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी फिर सामने आए और आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि प्रदेश में 28 जगह ऐसी हैं जहां अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा है। उन्होंने इसके लिए फिर बीजेपी को घेरा। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि अंबेडकर से जुड़े स्थानों को तो बीजेपी ने न केवल विकसित किया बल्कि अंबेडकर को सम्मान भी दिया। खैर, जीतू पटवारी ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी मूर्ति बाबा साहब अंबेडकर की ग्वालियर कोर्ट परिसर में लगाने के पक्ष में, चूंकि कोर्ट का मामला है तो निर्णय कोर्ट परिसर के अंतर्गत आने वाले नियम और कायदों और कानूनों से चलता है। मैंने मोहन यादव जी को पत्र इसीलिए लिखा कि आप इसमें चूंकि सरकार के प्रमुख हैं तो पहल करें, हाई कोर्ट जजेस से बात करें। जिस व्यक्तित्व ने संविधान का निर्माण किया वो व्यक्ति तो देश में समरसता की बात करेगा और उनकी मूर्ति समरसता से बननी चाहिए। पूरे प्रदेश में सारे सरपंचों को मैं चुनौती देता हूं कि अगर आप बिना कमीशन दिए किसी से भी फंड आवंटन करा सकते हो तो कृपया मेरे पास आओ, आपका नागरिक अभिनंदन करना। जीतू पटवारी बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन तत्कालीन कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह को माफिया बताया था। खैर, जीतू के आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। क्या कुछ कहा बीजेपी ने, वो जान लेते हैं। मैं आपके माध्यम से जीतू पटवारी जी पर यह बयान करता हूं कि वो बताएं कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को लोकसभा जाने से क्यों रोका, क्यों उनको 2 बार चुनाव हो रहा है, क्यों उनको भारत रत्न, उनकी योग्यता के बाद भी उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, क्यों उनके जन्म स्थान से लेके उनकी दीक्षा भूमि, उनकी चैत्य भूमि और उनके महापर्याण के स्थानों पर उन्होंने कोई ऐसा स्थान नहीं बनाया। यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार के लिए भी कांग्रेस पार्टी की सरकार में रहते हुए भी कभी उनको अवसर नहीं दिया गया कि उनको वो जमीन मिल सके जहाँ उनका अंतिम संस्कार हो सके। तो मुझे लगता है किस मुंह से जीतू पटवारी जी ऐसी बात करते, उनको शोभा नहीं देते। कांग्रेस तो अंबेडकर के बहाने दलितों पर भी डोरे डाल रही है। उमंग सिंगार ने आरएसएस में इस समाज की हिस्सेदारी को लेकर सवाल भी उठाए हैं। वो बात अलग है कि कांग्रेस नेतृत्व ने दलितों को उतनी अहमियत सत्ता में रहने के दौरान नहीं दी। खैर, अब देखना होगा कि अंबेडकर के बहाने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कांग्रेस कितना सियासी फायदा उठा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने का विवाद नया नहीं, लंबे अरसे से चल रहा है। बार एसोसिएशन को लेकर तकरार हो रही है, लेकिन अचानक से अब कांग्रेस को फिर से अंबेडकर की याद आई। क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी मऊ में आए थे, तब उन्होंने संविधान का हवाला दिया, तमाम सारे आरोप लगाए। उसके बाद कांग्रेस ने चुप्पी साध ली थी। अब फिर अचानक से जीतू पटवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करते हैं और ऐसे मौके पर जब मोदी सरकार 11 साल का जश्न मना रही है देश दुनिया में
और वो अंबेडकर की प्रतिमा की बात करते हैं, और आज फिर भोपाल में जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने का प्रयास करते हैं कि उनके अगर वो चाहें तो अंबेडकर की प्रतिमा लग सकती है। तो ये पहल तो कांग्रेस भी कर सकती है। और दूसरी बात है कि वो तो जजों के अधिकार क्षेत्र का मामला है कि कोर्ट परिसर में लगती नहीं लगती या किस कारण से नहीं लगती है, या 100 मोटो कई सारे वकीलों ने इसमें याचिका लगा रखी है। कोर्ट चाहे तो खुद भी उस पर सुनवाई कर सकते हैं, निर्णय ले सकती है कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो उसको राजनीतिक तूल देने का प्रयास जीतू पटवारी क्यों करते नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की जो राजनीति हो रही है वो समाज को बांटने वाली राजनीति हो रही है। अंबेडकर जी जो कहते थे, अंबेडकर जी का जो सिद्धांत था, अंबेडकर जी का जो दर्शन था, उस पर कोई नहीं चल रहा। ना तो जो लोग अंबेडकर जी को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, अलग से दल बना रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, और कांग्रेस तो दूर दूर तक अंबेडकर जी की बात से कुछ उनको लेना देना है नहीं मोटे तौर पर। अगर आप अंबेडकर जी का खुद का जीवन देखेंगे तो अंबेडकर जी का जीवन जो था वो सिद्धांत में थे कि ये जो समाज का वर्गीकरण है, ये सारा का सारा समाज वर्गीकरण समाप्त हो, वो पूरा का पूरा समाज एक रूप में बने। और आप कल्पना कर सकते हैं, और वो जो उस समय न केवल अंबेडकर जी बल्कि समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो इस लाइन पर काम कर रहा है। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। अंबेडकर जी की जो दूसरी पत्नी थी वो ब्राह्मण थी, सारस्वत ब्राह्मण थी, जो सविता अंबेडकर जी जिनका कि अभी निधन हुआ है। पहली पत्नी उनकी रमाबाई उनके समाज की थी, वो ब्राह्मण थी। और जो उनके कार्लेस्कर जी जो शिक्षक थे, जिन्होंने नाम अंबेडकर जो अंबेडकर जो नाम दिया है, अंबेडकर जी का सरनेम अंबेडकर नहीं था, उनका सरनेम सकपाल सरनेम है। लेकिन जो शिक्षक थे अंबेडकर, उन्होंने अपना नाम, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना नाम दिया। तो कुल मिलाकर के फिर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बकायदा ये सारा का सारा चल रहा है। इसके अलावा अगर आप ये दलित शब्द देखेंगे तो ये दलित शब्द मूलतः है ना तो कांग्रेस का है ना गांधी जी का है, ये वामपंथियों ने खोजा है। बिल्कुल, गांधी जी तो हरिजन नाम दिया था उन्होंने तो। हाँ, वो हरिजन शब्द कहते थे। तो निश्चित रूप से आगे चल करके जैसे 71 के युद्ध के बाद कांग्रेस में वामपंथी हावी हुए, तब ये दलित शब्द लेकर के आए और फिर हरिजन शब्द उन्होंने हटाया और सारा का सारा काम किया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं कि पूरे देश में जो परिवर्तन वाली सरकारें आई हैं उसके बाद ही वातावरण बना अंबेडकर जी की प्रतिमा लगने का। ये ठीक है कि जहां पर भाजपा नहीं है वहां पर कई जगह कांग्रेस में है, लेकिन जो परिवर्तन का वातावरण आया है, अंबेडकर जी का वातावरण उसके बाद ही बना है और उसमें हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अब ये जो समाज को बांटने की राजनीति हो रही है, मैं समझता हूं इसको, इससे बचना चाहिए। एक दूसरी बात, मेरा अपना निजी राय ये है कि जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुष के जन्म स्थान पर, उनके निर्माण स्थान पर या उनके कार्यक्रम जो उनका कर्म क्षेत्र रहा है, वहां उनकी प्रतिमा लगे। बाकी देश भर में स्थानीय लोगों की प्रतिमा लगे। अब जैसे हम ग्वालियर की ही बात करें, ग्वालियर में तवरी देवी का जोहर हुआ है, कोई उनको नहीं जानता। या वहां के हाईकोर्ट में अगर आप देखें तो वो कौन व्यक्ति था जिसने वहां पर स्वतंत्रता से भी पहले वहां कोर्ट स्थापना का संघर्ष किया है, वो नाम इस समय मैं भूल रहा हूं। तो कहीं ना कहीं हमेशा स्थानीय लोगों की प्रतिमा लगना चाहिए। ग्वालियर में ग्वालियर के कोई प्रतिभा हो, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, या कोई अच्छा बढ़िया वकील हो, या किसी ने और कोई अच्छा बड़ा काम किया हो। इंदौर में इंदौर के लोगों को माधवराव सिंधिया की प्रतिमा लगी है और उसको लेके विवाद हुआ था कि वो ऐसी जगह लगा दी है कि ट्रैफिक में दिक्कत आ रही, बगल में नाला बह रहा है। लक्ष्मीबाई जी की समाधि भी वहां है क्योंकि वहां उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। तो ये निश्चित रूप से वो जो स्थानीय जो बलिदान हुए हैं स्थानीय लोगों की, उनकी प्रतिमा लगना चाहिए। ये जो चल गया कि हर जगह गांधी जी की प्रतिमा, हर जगह नेहरू जी की प्रतिमा, हर जगह राजीव जी की प्रतिमा, हर जगह अंबेडकर जी की प्रतिमा, मैं समझता हूं समाज को स्वयं आगे बढ़ करके अपने जो स्थानीय लोग हैं, ग्वालियर में आप कल्पना कर सकते हैं कितने बड़े संघर्ष हुए हैं। 3 युद्ध, लोधी का जो 3 युद्ध है, तीसरे युद्ध में पराजित हुए हैं मान सिंह तोमर। तो कहीं ना कहीं मान सिंह तोमर का जो पूरा का पूरा संघर्ष है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको महिमा मंडित करना चाहिए, उनकी प्रतिमा आना चाहिए, ताकि लोग सबक सीख सके कि हमारे नगर के पूर्वज कौन हैं। अब दूसरी बात जो उनकी भ्रष्टाचार की है, स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार से कोई इनकार नहीं कर सकता। समय के साथ, क्योंकि ये अंग्रेजों का सिस्टम था, ये उन्होंने नाम ही कलेक्टर दिया था, पैसा इकट्ठा करना, 1 नंबर 2 नंबर कैसे भी उनके टारगेट, पैसे इकट्ठे करने के टारगेट होते थे, इसलिए उसका नाम कलेक्टर यानी इकट्ठा करना वो रहता था। तो वो कदाचार है, और जो स्वतंत्रता के पहले दिन से कदाचार चल रहा है,
आप कल्पना कर सकते हैं 1950 में कितना बड़ा साइकिल घोटाला हुआ देश भर में। 1956 या 57 की शायद मैं भूल रहा हूं, राजीव गांधी जी के पिताजी ने संसद में मामला उठाया था, उसमें मंत्री का इस्तीफा हुआ और एक आध कोई जना जेल में गया। तो ये भ्रष्टाचार पर तो निश्चित रूप से थोड़ी सख्ती करना चाहिए, सरकार को भी आगे आना चाहिए। सरकार कोई भी हो, वो कांग्रेस की हो कि भाजपा की हो, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर तो थोड़ी सख्ती करना चाहिए। और ये जो स्थानीय जो नेता होते हैं, जैसे पंच हो गया, सरपंच हो गया, विधायक हुए, पार्षद हुए, इन लोगों को आगे आकर के सोचना चाहिए कि प्रशासन में थोड़ी सी शुचिता आए। यद्यपि सारे के सारा तंत्र भ्रष्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके कारण तंत्र बदनाम होता है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। जी तो ब्रजेश जी, अंकुश तो लगना चाहिए, लेकिन सबसे पहले बात अंबेडकर की, कि वो खुद ही कह रहे हैं कि 23 जगह पे विवाद चल रहा है अंबेडकर जी की प्रतिमा को लेके। लेकिन हमने देखा ये वही कांग्रेस है कि जहाँ भगत सिंह की प्रतिमा लगना थी, वहाँ पे अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगा दी जाती कांग्रेस शासनकाल में, इसी भोपाल में। जब उसको हटाया जाता तो विवाद होता और महीनों तक दूसरी जगह प्रतिमा का अनावरण नहीं हो पाता है। तो लेकिन इसको लेकर कांग्रेसी कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। ग्वालियर के नेता कांग्रेस के उसको लेकर आंदोलन कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ से आवाज़ नहीं उठी। आज ही हमने देखा भीम आर्मी ने एक बड़ा प्रदर्शन ग्वालियर में किया था, एक महापंचायत बुलाई थी, लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश से प्रदर्शन करने आ रहे थे उनको धौलपुर के पास रोक लिया गया। तो यही बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, दिल्ली में कर रही है, भोपाल में कर रही है, लेकिन जो उनके स्थानीय नेता हैं वो चुप्पी साधे बैठे हुए ग्वालियर में। भाई वहाँ भी तो कांग्रेस का बड़ा नेटवर्क है, महापौर हैं, उनके विधायक हैं, तो उनको भी तो आवाज़ उठाना चाहिए। अगर ऐसा, फिर कांग्रेस उसको जन आंदोलन बना दे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकना है, कि केवल एक दुहाई दे दी उन्होंने भोपाल में कि मुख्यमंत्री जी को पहल करना चाहिए। वो इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको पहल कर लेना चाहिए, वो खुद चले जाएं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर चलाएं उमंग सिंघार को, उनकी पार्टी में तमाम सारे दलित नेता हैं। ये बात हो रही है कि वो हाशिए पर हैं, लेकिन दिखाने के से ही उनको ले जाए कांग्रेस, कम से कम लगे कि यहाँ ये गंभीर है। देखिए मनोज जी, पहली बात तो ये जो आपने अर्जुन सिंह जी का उदाहरण दिया, अर्जुन सिंह जी से कोई वोट बैंक नहीं है, उनसे कोई वोट हासिल नहीं हो रहा है ना कांग्रेस को। लेकिन अंबेडकर एक बड़ा वोट बैंक है, अंबेडकर के अनुयायी बड़ी संख्या में हैं, उनसे कांग्रेस को लाभ दिखता है। राजनीतिक दलों को लगता है कि उनके मार्फत बहुत कुछ वोट बैंक उनके खाते में आ जाएगा, उनकी तिजोरी में कुछ और वोट जुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये वजह है, असल वजह। और जो स्थानीय स्तर के नेता वहाँ पे विरोध नहीं कर रहे, उसकी भी एक अपनी स्थानीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि वो वही जगह है जहाँ कहा था कि कोई माइकल लाल आरक्षण वो नहीं कर सकता। तो आप देखिए एक पार्टी को नुकसान हो गया था, तो वहाँ पे अलग समीकरण है। और कांग्रेस पूरे देश में और प्रदेश में पूरा एकजुट वोट बैंक हासिल करना चाहती अंबेडकर ने, इसलिए भोपाल में और दिल्ली में वो सवाल उठा रही, लेकिन स्थानीय स्तर पर नहीं कर रही। ये वैसे ही है मनोज जी कि जिस तरह से सिर्फ आप एक दिखावटी, एक कहने के लिए कि अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। भाई जो शर्मा जी भी कह रहे थे, क्यों हर जगह किसी की मूर्ति लगनी चाहिए? आप जिस तरह से हम विधानसभा में वो कर देते हैं, जिस तरह हमने लोकसभा में कर दिया, एक हर एक जगह निर्धारित कर देना चाहिए ना। मूर्ति आप लगवा देते हैं, आप देखिए उस पर जयंती पुण्यतिथि का आप याद नहीं करते हैं, फिर पतंगे बैठे रहते हैं, उस पर किस तरह की स्थिति होती है, किस तरह से अपमान होता है, वो कोई देखने को तैयार नहीं है। सिर्फ जब जयंती आएगी या पुण्यतिथि आएगी तब आप वहां पहुंच जाते हैं और बस माल अर्पण करके नेताजी को याद आ गया, नेताजी को याद आ गया, या फूल माला अर्पण करते तो कोई एक जगह निर्धारित कर दीजिए ना, आप वहां पे हो। और जो शर्मा जी भी कह रहे थे, जो उनका जन्म स्थान है, जो उनके वहां पे, तो पंचतीर्थ इस कांग्रेस ने बनाई नहीं, बीजेपी ने डेवलप किया उनको। तो वहां कर दो, आप समझ में आता है। चाहे चैत्य भूमि हो, दीक्षा भूमि हो, बम्बई हो, पूना हो। और कोर्ट में सरकार क्यों दखल दे मनोज जी? कोर्ट में जिस कमेटी ने विरोध किया उसमें कोई एक वर्ग के नहीं थे, बिल्कुल अलग अलग धर्मों के लोग थे, और उसमें दलित भी अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग थे उसमें। तो आप देखिए फिर उसको आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हो? आप हर जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप या तो सारे कोर्ट में एक निर्णय ले लिया जाए कि सब में लग जाएगी, ऐसा कोई एक बना दीजिए। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अंबेडकर की तस्वीर आप देखते हैं, राष्ट्रपति की तस्वीर देखते हैं, प्रधानमंत्री की तस्वीर देखते हैं, तो वैसी तस्वीर लगती है ना। लेकिन ये सियासत का मुद्दा बन गया है। आप एक वोट बैंक की वजह से अंबेडकर को आप बीच में ला रहे हैं ताकि आपको लाभ मिल सके, और आप ये विपक्ष को या जो आपके विरोधी दल हैं, चाहे वो अभी सरकार में बीजेपी है, उसको आप कटघरे में खड़ा कर सको कि वो दलित विरोधी है। तो ये एक तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल में आपने किया क्या? अंबेडकर को चुनाव हरवाने वाले आप, नेहरू कैबिनेट से आपको इस्तीफा देने को मजबूर करने वाले आप, तो आपने वो सब किया अंबेडकर के साथ। तब
अब जबकि आपको वोट बैंक नजर आता है तो आप अंबेडकर की दुहाई देते हो, संविधान की दुहाई देते हो। और जो अमित शाह ने संसद में कहा था अंबेडकर 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 फैशन बना लिया, लेकिन उसको दूसरे तरफ में प्रस्तुत करने का प्रयास आपको किया। करना चाहिए तो अंबेडकर के विचार अपनाइए, अंबेडकर की नीतियों पर चलिए, अंबेडकर ने जो एक सही रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलिए। लेकिन तब तो आप विरोध करते थे, लेकिन तब उस तक एकजुट नहीं थे अंबेडकर के नाम पर। अब अंबेडकर के नाम पर पूरा एक समाज एकजुट है मनोज जी, ये सबसे बड़ी वजह है, इसलिए सियासत की जा रही है और इसके कोई उद्देश्य नहीं है। वो ना ये चाहते हैं कि भला हो, ना वो चाहते हैं मूर्ति लगे या ना लगे। यदि सही था तो वही लगवा देते सब जगह, वो एक नियम बना देते। तब तो देखिए आप सब जगह राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, तमाम लोगों की, आपने अंबेडकर की मूर्तियां कहां लगवा दी? ये सवाल भी बनता है ना कि आपने क्या कर दिया अंबेडकर के लिए, जो आप कह रहे हो कि मूर्ति लगनी चाहिए, सरकार को पहल करनी चाहिए। तो आपसे पहले तो आपकी सरकार थी ना, उनसे पहले सर्वाधिक राज आपने किया, तो आपने कहां अंबेडकर की मूर्तियां लगवा दी भैया? क्या पंचतीर्थ आप बनवा नहीं सकते थे क्या? आपने अंबेडकर के लिए क्या कर दिया, उस वर्ग के लिए क्या कर दिया? सिर्फ वोट बैंक आपने हासिल किया है। उस वोट को हासिल करने के लिए जिस आप एक महू में, नेता जो महू की बात हो रही है, वहां बगल से ही राऊ से जीतू पटवारी आते हैं लगे हुए क्षेत्र से, वो बता देते कि उन्होंने जब मंत्री विधायक रहते हुए उसी महू में अंबेडकर की जन्मभूमि पर क्या क्या नए कुछ काम करा दिए हों, कुछ विकास कार्य करा दिए हों। तो ये तो खुद विचार करना चाहिए। मुझे लगता है वो समाज भी, जो अंबेडकर का अनुयायी है, वो भी ये समझने लगा है। शायद इसी वजह से ये जोर शोर से आवाज उठाने लगे हैं कि नहीं हम आपके हितैषी हैं। यहाँ होड़ लगी है अंबेडकर का हितैषी कौन है, अंबेडकर को चाहने वाला कौन है, लेकिन अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाला कौन है, इस पर राजनीतिक दलों को विचार करने की जरूरत है। मुझे लगता है तब जाकर उस समाज का भी उद्धार होगा। जो अंबेडकर की नीतियां थी, उनके जो विचार थे, उन पर अमल करेंगे तो जो पिछले सबसे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसका कम से कम भला हो सकेगा। लेकिन अब तक उसका भला नहीं हो पाया, क्योंकि आप सिर्फ सियासत में फायदा चाहते हैं, वोट बैंक का आपका एक मकसद है बस। लेकिन शर्मा जी, कई बार हम देखते हैं कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना है, लगाना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ तथ्य भी तो पेश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आरोप लगाए भाग जाएं। जो आपने जिक्र किया करप्शन निश्चित तौर पे एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इतने ज़्यादा सरपंच हैं मध्य प्रदेश में, हजारों की संख्या में, आप 2 4 10 को मंच पर ले आते, बता देते कि ये फलाना सरपंच है, इसने इस फंड में इतना पैसा इससे मांगा गया है, ये राशि इसने दी है। मनोज जी, मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि उसमें सरपंच भले ही किसी राजनीतिक आधार पर चयन नहीं होता है, चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन विचारधारा से जुड़े रहते हैं, उनको पता है। तो अपने समर्थित कांग्रेस के सरपंचों को ले आते मंच पर, देखिए साहब इनसे रिश्वत मांगी जा रही है, इस सरकार में ये हालात है, दम लगता। और जब राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है, तो अब तो कम से कम 100 रुपये भेजते हैं 100 ही पहुंचता है। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। लेकिन आप एक तथ्यों के साथ जो आपने कहा, सरपंचों को ले आते ज्यादा महत्वपूर्ण होता और ज्यादा असरकारक होता। जी शर्मा जी। नहीं, निश्चित रूप से ये आपने बिल्कुल कहा। इस समय कांग्रेस बिल्कुल हवाई सारे मुद्दे उठाती है। और इसके अलावा मैं अभी नाम भूल रहा हूं, जिन दिनों काशीराम जी बसपा के अध्यक्ष थे ऑल इंडिया के, तो मध्य प्रदेश में शायद फूल सिंह बरैया जी थे या कोई और नाम था, वो मायावती के समय थे फूल सिंह बरैया जी। हाँ, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार। आप कई बार हम किसी चीज को छोटे रूप में देखेंगे तब उसका अर्थ अलग होगा। ये 1980 के बाद अगर आप भारत में परिवर्तन देखेंगे तो 1980 के बाद भारत में सामाजिक वैमनस्य फैलाने का अलग षड्यंत्र चला। 1980 के बाद ये खालिस्तानी आतंक चला, 1980 के बाद ये आतंक चला, 1980 के बाद कश्मीर में सारा का सारा चला। तो ये जो कहीं ना कहीं समाज विभाजन की जो नीति थी, वो तो खुलेआम नारा लगाते थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। लेकिन फिर सत्ता के लिए बदल गए कि हाथी नहीं गणे से ब्रह्मा विष्णु महेश से। तो ये जो समाज विभाजन की राजनीति, तो अब वो सज्जन कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस में आ गए तो स्वाभाविक रूप से ये जो समाज विभाजन की, अब कांग्रेस, और यहाँ भी उनके बयान वैसे ही हैं। वो कहते हैं अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुंह काला करवाऊंगा, फिर राजभवन पर प्रतीकात्मक करवाते हैं वो, और दिग्विजय सिंह उनको मुंह पे स्याही लगाते हैं उनके। तो कुल मिलाकर के ये जो इस तरह की राजनीति है कि मुद्दों की कोई राजनीति नहीं, केवल हवाई राजनीति, मीडिया में अपना स्थान बने और समाज में किस तरीके से विग्रह पैदा किया जा सके। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर हमारी संस्कृति देखेंगे, आप भले ही वर्मा लिखते होंगे, ब्रजेश जी चौक से लिखते होंगे, लेकिन सारे के सारे लोग ऋषियों की संतान है, 7 ऋषियों की संतान है। घर में अगर आप अपने दादाजी से पूछेंगे तो किसी न किसी गोत्र के रूप में ऋषि का ही नाम लेंगे। तो उसके बाद भी, क्योंकि ये अंग्रेजों ने बकायदा घोषित नीति बनाई थी 1772 में, चर्च ने सर्वे किया था, 5 साल उन्होंने सर्वे किया और 5 साल सर्वे करके उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। वो फिर कार्ल मार्क्स ने जो कहा
भारत में जब संघर्ष शुरू हुआ तब उनसे पूछा गया कि भारत में इतनी गरीबी है, वर्ग संघर्ष क्यों नहीं हो रहा? तब उन्होंने कहा था कि भारत में वर्ग संघर्ष नहीं होगा, भारत में वर्ण संघर्ष होगा। हमें तो कुल मिलाकर के उस षड्यंत्र के तहत ये सारे के सारे मिलकर के समाज में विभाजन का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये षड्यंत्र अब बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने खासतौर से दो जो हमारी प्रगति है वो पूरी दुनिया को खटक रही है। एक जो हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रगति की है, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी नासा से सस्ती है। दुनिया के 18-17 देशों के हम बिल्कुल हॉलीवुड की जो फिल्म बनी थी अवतार, उससे कम में हमने चंद्रयान भेज दिया था हमारा। निश्चित, वही मैं कह रहा हूँ, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी सबसे सस्ती है। दूसरी, जिस तरीके से हम इकोनॉमी में ग्रोथ कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये षड्यंत्र होंगे और कहीं ना कहीं और अब तो हमारे हथियारों का दम भी देख लिया दुनिया ने। निश्चित रूप से। और अब हमने 101 किस्म के जो हथियार थे उनके तो आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, अब हम खुद अपने पैदा करेंगे। तो ये जो दो हमारी प्रगति है, इसको देख करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईर्ष्या है, और उसको अगर रोक सकते हैं तो केवल और केवल सामाजिक विभाजन का, कि कैसे मनोज वर्मा जी को, रमेश शर्मा जी को लड़ाया जाए, कैसे गलतफहमी ब्रजेश चौक जी और मनोज वर्मा जी के बीच में की जाए। मैं समझता हूं इस पर समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है। अंबेडकर जी का अपना एक चिंतन, बहुत कई चीजों के मामले में उनका अद्भुत चिंतन है। ठीक है, कभी एक मलाड के जल आंदोलन के बाद उनको किसी तरीके से गुस्सा था और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर आज भारत की संस्कृति उन्नत है तो वो ब्राह्मणों के कारण है, लेकिन वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। उन्होंने ब्राह्मण को और ब्राह्मणवाद को दोनों को अलग अलग किया था, उनका पूरा का पूरा है। और जिस कांग्रेस का आपने भी चर्चा की, 52 के चुनाव में कांग्रेस ने उनके ही एक सहयोगी को तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़वाया था। जिस तरीके से वो एक यादव जी को पकड़ करके माधव राव ज्योतिरादित्य को हरवाया था गुना में, ठीक उसी वही टेक्निक जो है काशीराम जी के मामले में, क्या नाम से, अम्बेडकर जी के मामले में अपनाई गई है ना। फिर 54 में उपचुनाव लड़े तो वो भी उनको हरवाया। तो कुल मिला के अब लेकिन उनको लग रहा है कि उस नाम को लेकर के हम समाज को विभाजन कर सकते हैं, भाजपा के वोट बैंक को कम कर सकते हैं, तो वो उस अभियान में लग गए हैं जी। लेकिन ब्रजेश जी, क्या इतने भर से हो जाएगा आरोप लगाया? क्योंकि जो वोटर है वो भी समझदार हो गया, वो भी पढ़ा लिखा हो गया, वो भी चीजें समझने लगा, और सोशल मीडिया के इस दौर में हर एक आदमी पत्रकार बन गया, ये कह सकते हैं जागरूक बन गए। लेकिन ये दुधारी तलवार, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आप उसको मूर्ख समझने की गलती नहीं कर सकते कि आपने जो बोला वो आंख बंद करके मान लेगा। निश्चित तौर पर ज़्यादा समय तक आप ऐसा कर नहीं सकते मनोज जी, लेकिन एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है और उसका तत्कालिक फायदा भी होता है। हमने लोकसभा चुनाव में देखा, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि 400 पार यदि सीटें इनकी आ जाएंगी तो संविधान खतरे में जाएगा। वो नैरेटिव ने कुछ असर किया जब तक लोग समझ पाए। जैसे आपने कहा व्हाट्सएप इंडस्ट्री है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको फिल्टर करना पड़ता है, तो कई बार फिल्टर करने में समय लग जाता है, और जब समय लग जाता है तो तत्कालिक फायदा हो जाता है। कांग्रेस वही फायदा उठाने की कोशिश करती है और उसको फायदा मिल गया, इसलिए वो नैरेटिव सेट करती है। लेकिन जब नैरेटिव बहुत पहले से सेट करने की कोशिश की जाएगी तो मुझे लगता है कि अब जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। यही वजह है एक नैरेटिव ये भी बनाया था ना कि 240 की सरकार है, लंबे समय चलेगी नहीं। 240 की सरकार ने वो कर दिया जो 400 से ज्यादा पार की सरकार ने नहीं कर पाई। वो परिस्थितियां नहीं आई, कोई वो अड़चने नहीं आई कि जो, और ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया जो काम 400 प्लस वाली सरकारें नहीं कर पाई वो 240 वाली भी कर सकती है। निश्चित तौर इच्छा शक्ति होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हो। यदि मूर्ख बना सकते होते तो आप देखिए कि वो 240 भी नहीं आती। आपने बनाने की कोशिश की है, लेकिन एक जो फ्लोटर वोट बैंक होता है, जिस तक वो क्रॉस चेक नहीं कर पाता, फिल्टर नहीं कर पाता, वो थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो जाता है। लेकिन उसके बाद चुनाव हुए महाराष्ट्र में, जो आप कह रहे हैं, आप देखिए वही वोटर आपको उसने बता दिया कि आपका नैरेटिव गलत था। हरियाणा, दिल्ली बता दिया उसने, तो आप बना नहीं पाए हो। तो अब वोटर बड़ा समझदार है और यही समझदारी की वजह है कि वो एक ऐसी सरकार चुनता आ रहा है 3 बार जिस पर भरोसा है। आप पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है, इस पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल, और उम्मीद की जाना विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए भी, भले कांग्रेस अंबेडकर को बारे में तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप दावे लगा करती रही हो, लेकिन जो उनके सहयोगी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी मायावती की सरकार में जब हमने देखा था अंबेडकर जी की दूसरी पत्नी रमाबाई के नाम पर एक शहर का नाम रखा गया था, और जब जैसी सपा की सरकार बनी तो उन्होंने उसका नाम बदल के दूसरा कर दिया था। तो सवाल ये भी उठना चाहिए कि ये जो अंबेडकर के लिए आपकी जो भक्ति है वो केवल क्या समय समय पर जागती है, वोट बैंक के लिए जागती है, या वाकई में आपके मन में अंबेडकर के लिए सच्चा सम्मान है? इसका निर्णय हम दर्शकों पर छोड़ देते हैं। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।